अच्छा, आवाज आ रही है अब? देखो इसमें करना क्या हमने कि जो ग्राफ है, अब ग्राफ कैसे बनेगा पहले मैं ग्राफ बना देता हूं, फिर हम क्या करेंगे वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। पहला ग्राफ जैसे यहां से देखो, यहां से ग्राफ जाएगा। ये डेल जी की वैल्यू है किलो जूल पर मोल में, और यहाँ पे है टी टेम्परेचर का। ठीक है, अब मैं पहला ग्राफ बनाऊंगा एम जी का। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा और आपको ये पहचानना है कि ये ग्राफ कैसे बनेगा। देखो एम जी सॉलिड में है और प्लस ओ टू ये गैस में है, गिव्स 2 mgO, और ये भी सॉलिड में है। तो ये ग्राफ में पहले ये बताओ डेल एस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? पहले केस में क्या होगा? रिप्लाई करके बताओ मुझे, डेल एस की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? ओके, हेमंत, अंबिका, अनुश्री यानी श्रुति ने सही आंसर दिया इसका। देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि ये सॉलिड है। ठीक है, पहले देखो mg सॉलिड है, ये गैस है। ठीक, तो mg सॉलिड हो गया और ये गैस हो गया। हाँ, यामिनी ने सही आंसर बताया। तो ये गैस है। अब जब इन दोनों को मिलके जो कंपाउंड बना, ये सॉलिड बन गया, तो रेंडमनेस खत्म हो गई ना, क्योंकि गैस जो घूम रही थी आपने उसे सॉलिड बना दिया, यानी डेल एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव होगी, ये सबसे नीचे जाता है, तो ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो फिर ये यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाता है, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो पहला ग्राफ क्या बन गया आपका, इसका mg प्लस ओ टू गिव्स 2 mgO। ठीक है, अब सेकेंड ग्राफ बनाते हैं हम लोग। सेकेंड बनाते हैं एल का। अब रिएक्शन को ध्यान से देखना, फिर मुझे बताना आपने। 4/3 Al, ये है सॉलिड में, एल्युमिनियम सॉलिड में होगा। ऑक्सीजन किस में होगा, गैस में होगा। गिव्स 2/3 Al2O3, ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये भी सॉलिड में होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसमें डेल एस की वैल्यू कैसे होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? ये सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ, हेमंत, श्रुति राइट आंसर है। तो इसका आंसर है, और कोई आंसर इसके अलावा? इसका आंसर है नेगेटिव। देखो नेगेटिव कैसे हो गया, क्योंकि ये गैस, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो गैस के एक मॉलिक्यूल हो गए और ये सॉलिड हो गया, तो क्या हुआ, उसकी रेंडमनेस खत्म हो गई, कम हो गई। तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनता है। देखो तो ये ग्राफ जाएगा इस तरीके से सीधा। आपको ग्राफ बनाना भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुक में डायरेक्ट ये ग्राफ बना होगा, फिर आपको लगेगा ये ग्राफ बना कैसे। तो आपको इसका तरीका बता रहा हूँ कि उन्होंने इसको कैसे बनाया है। गिव्स 2/3 Al2O3। अब तीसरा जो ग्राफ बनाया उन्होंने यहां से, ठीक है, और ये ग्राफ बना इस तरीके से जाएगा और फिर यहां से ये मुड़ जाएगा। ये है जिंक का। अच्छा, इसमें बताओ डेल एस की वैल्यू बतानी। देखो तीसरा है जेड एन, जिंक है, सॉलिड होगा। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, प्लस ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल ले लिया, गिव्स ZnO, जिंक ऑक्साइड, इसमें सॉलिड हो गया। तो इसमें बताओ डेल एस की वैल्यू क्या होगी, डेल एस की वैल्यू क्या होगी इस केस में, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, श्रुति राइट आंसर है। इसके अलावा देखो जेड सॉलिड है, हेमंत, यामिनी, ओके, इसमें डेल एस की वैल्यू क्या होगी? हेमंत और श्रुति राइट आंसर है। देखो ये भी सेम है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो सॉलिड ये है, ये गैस है,
और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, सॉलिड बना दिया। यानी जो गैस बाहर घूम रहा था इसकी रैंडमनेस खत्म कर दी। तो इसमें भी डेल एस की वैल्यू नेगेटिव। तो जब भी नेगेटिव होगी तो ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये बन गया आपका जेड एन सॉलिड है प्लस ओ टू गैस है गिव्स जेड एन ओ। तो जब भी डेल एस की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ग्राफ ऐसे ऊपर की साइड बनेगा। तो मैंने आपको 3 ग्राफ बना दिए। अब मैं इधर से हटा देता हूं सबको। तो देखो फिर से मैं आपको ग्राफ बना रहा हूं। पहला ग्राफ क्या था, पहला ग्राफ सबसे नीचे वाला ग्राफ किसका था, एम जी का था। तो यहां से ये ऊपर चला गया। तो पहला एम जी प्लस ओ टू गिव्स एम जी ओ। दूसरा ग्राफ था एल्युमिनियम का, ये सीधा गया था, ये एल्युमिनियम का है 4/3 ए एल प्लस ओ टू गिव्स 2/3 ए एल टू ओ थ्री। तीसरा ग्राफ जो बनाया जेड एन का बनाया, यहां से गया ऊपर की साइड चला गया। ये जो बैंड होता है इसका मतलब होता है उसने स्टेट चेंज कर दिया। जैसे सपोज करो यहाँ पे लिक्विड में है तो यहाँ गैस में हो गया या फिर सॉलिड में हो गया, यानी कि उसने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया। तो ये बैंड उसके लिए आता है। ठीक है, तो तीसरा मैंने आपको बता दिया। अब चौथा जो है आपके पास, चौथा है सीओ का। अब मुझे ग्राफ बताना है कैसे बनेगा। देखो सीओ की रिएक्शन लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन को ज्यादा पूछा गया सीओ वाला। इसमें बनता है CO2। ठीक, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब बताओ इसमें डेल एस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। डेल एस का मतलब रेंडमनेस, केवल हम किस रिस्पेक्ट में देखेंगे, गैस के रिस्पेक्ट में बस। ओके श्रुति, इसके अलावा अंबिका और कोई आंसर, यामिनी और हेमंत। ओके सबके आंसर सेम आए हैं। देखो यहाँ पे गैस के 2 मॉलिक्यूल, गैस का 1 मॉलिक्यूल, तो 2+1 3 मॉलिक्यूल हो गए ना गैस के रिएक्टेंट में। और प्रोडक्ट में कितना हुआ, देखो ये लाइन दिख रही है आपको, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में केवल 2 हैं तो कम हो गया, देखो 3 से 2 में चले गए आप। ये भी गैस में CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस है। तो इसके 1 मॉलिक्यूल, इसके 2, 2+1 3, तो 3 हो गए और बाद में 2 रह गए, यानी इसमें भी नेगेटिव होगा। रेंडमनेस कम हुई है, पहले 3 मॉलिक्यूल घूम रहे थे अब 2 ही घूम रहे हैं। तो इसका ग्राफ भी क्या होगा, ऊपर की साइड जाएगा ऐसे सेम। ठीक है, इसको याद रखना है कि इसका ग्राफ भी क्या होगा, ऊपर की साइड जाएगा ऐसे। CO प्लस O2 गिव्स 2CO2। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। अब ध्यान से देना आंसर को। सी मतलब कार्बन सॉलिड होगा, ठीक है, प्लस O2, ठीक है, ये गैस होगा, गिव्स CO2, ये भी गैस है। अब इसमें डेल एस की वैल्यू क्या होगी, C+O2 गिव्स CO2, इसमें डेल एस की वैल्यू क्या होगी, एनी आइडिया। कुछ भी ट्राई करो। हाँ हेमंत ने सही बोला, वो गलत या सही से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। यहाँ पे ट्राई से मतलब कितना अच्छा हमने ट्राई किया उसके लिए। तो डेल एस की वैल्यू क्या होगी। ओके अंबिका, यामिनी, श्रुति का आंसर क्या था। तो देखो इसका आंसर एक्यूरेट दिया है हेमंत ने। इसका आंसर है डेल एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि एक गैस के मॉलिक्यूल यहाँ है और यहाँ पे भी एक ही गैस है, तो बात बराबर हो गई। तो जब डेल एस की वैल्यू 0 हो गई, तो मैंने कहा था आपको डेल एस की वैल्यू 0 होगी तो ग्राफ सीधा जाएगा, तो एक सीधी लाइन जाएगी ऐसे, सीधी लाइन, ध्यान रखना किसकी, C+O2 गिव्स CO2 की, ये सीधी लाइन होगी। तो आपको लगेगा सीधी लाइन क्यों जा रही है, सब तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये सीधी क्यों जा रही है। तो इसका रीजन क्या है कि इसमें एक गैस के मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी एक गैस का मॉलिक्यूल, दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी रैंडमनेस तो कुछ हुआ ही नहीं, 0 हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस केस में ग्राफ सीधा जाएगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर है। यस सर। अब देखो नेक्स्ट एक और पूछता हूं आपसे आयरन का। ये पूरा ही ग्राफ बना दिया मैंने आपको, कोई भी बना लो इसमें से।
ये जो आप बुक में देखोगे ग्राफ की ये लाइंस खींची हुई है, तो मैंने आपको बता दिया कि लाइंस क्यों खींची हुई है इसमें। तो जैसे एफ ई है ये सॉलिड हो जाएगा, प्लस O2 है ये गैस हो जाएगा, गिव्स FeO, ये सॉलिड है। तो इसमें डेल एस की वैल्यू क्या होगी? Fe प्लस O2 गिव्स FeO। इस केस में डेल एस की वैल्यू क्या होगी? हाँ, अंबिका, श्रुति राइट आंसर है, और ट्राई करो। हेमंत राइट आंसर है, वेरी गुड। और इसके अलावा यामिनी? देखो Fe प्लस O2 गिव्स FeO, तो इसमें डेल एस की वैल्यू क्या होगी? अब अगर आपको एक भी चीज समझ में आ गई तो सारा कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड है। तो इसका आंसर होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि एक गैस के मॉलिक्यूल थे और यहाँ पे कोई भी गैस का मॉलिक्यूल नहीं है, डेल एस की वैल्यू नेगेटिव। तो आयरन को हम बनाते हैं ब्लू कलर से, तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका Fe प्लस O2 गिव्स FeO। ठीक है, ये सॉलिड हो जाएगा, इसे हाफ बना दो। ठीक, तो ये आपका ग्राफ हो गया, या फिर इसे 2 लिख दो, एक ही बात है। तो पहले गैस था, अब गैस तो रहा ही नहीं, तो इसका ग्राफ ऊपर जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पूछता हूं आपसे, बहुत ध्यान से इसका आंसर देना आप लोग। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। ये नीचे लिख रहा हूं मैं, 2C ये सॉलिड है, प्लस O2 ये गैस है, गिव्स 2CO। बैलेंस है, देखो C के दो O के दो, 2CO ये गैस है। अब इसमें बताओ डेल एस की वैल्यू क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2S प्लस O2 गिव्स 2CO। इसमें डेल एस की वैल्यू क्या होगी? प्लस, माइनस या जीरो? ओके, हेमंत, श्रुति, अंबिका एंड यामिनी, चारों ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक में भी आपने समझ लिया तो सारे आंसर आ गए। सॉलिड स्टेट को नहीं देखना है, ध्यान रखना है इसमें, इसको भूल जाओ। इसके एक मॉलिक्यूल गैस का है और इसके दो मॉलिक्यूल है, यानी रेंडमनेस बढ़ रहा है, तो बढ़ने का मतलब प्लस। तो केवल आपकी बुक में और ओवरऑल भी एक ग्राफ ऐसा है जो उल्टा आता है, देखो ऊपर से नीचे आता है। जब क्या होगा, देखो ऐसे आएगा, ये केवल एक ग्राफ है बस। और वो कौन सा है? कार्बन वाला। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये नीचे को क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें डेल एस की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो जब डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसको हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो क्या होगा, ये माइनस हो गया, ये सॉरी ये प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस का ये भी माइनस है, डेल एस तो माइनस का है ही है, तो माइनस होगा। तो डेल जी की वैल्यू बढ़ते जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे। तो क्योंकि ये टेम्परेचर है, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर यहाँ से बढ़ रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी नेगेटिव की, और ये भी नेगेटिव है। तो केवल एक ग्राफ है हमारे पास, 2C प्लस O2 गिव्स 2CO, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, बस बाकी सब। और एक ग्राफ है जो सीधे जाता है, वो भी कार्बन वाला, C प्लस O2 गिव्स CO2। बाकी सारे ग्राफ आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे, ध्यान रखना इसका। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ में ऐसा क्यों था। तो आप बुक में देखोगे तो आपको सीधा लाइंस दिखाई देंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके फीचर्स को। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अगर हाँ Fe में बैंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। अब देखो इसका लॉजिक मैं आपको हर एक का बता देता हूँ। देखो पहली चीज क्या है कि सारे ग्राफ ऊपर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इलिंगम डायग्राम में, इलिंगम डायग्राम में पहला चीज क्या है, इसका पोस्टुलेट क्या है, देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि सबसे पहले हमने प्लॉट करना है डेल जी नॉट को, और ये होना चाहिए किलो जूल पर मोल में, वर्सेस टेम्परेचर। सबसे पहला हमने किया। दूसरी बात हमने क्या कहना है कि जो डेल जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगा, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी? फिजिबल हो जाएगी।
रिएक्शन फिजिबल कब होगी? जब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। फिजिबल मतलब अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ये पॉजिटिव आ गई तो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, ध्यान रखना, ये होगी नॉन फिजिबल। यहाँ पे हम ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, मींस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज हमने देख ली। तीसरी चीज मैंने आपको कहा था कि ये सबसे मेन क्या बताता है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट को बताता है। तो कैसे पता चलेगा? जो भी लाइन नीचे थी, बिलो थी, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है या सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिसकी लाइन अबव थी वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। और नीचे वाला उसको रिड्यूस कर देगा। जिसकी लाइन नीचे है यानी उसके डेल जी की वैल्यू मोर नेगेटिव है, तो वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब कंक्लूजन इससे क्या निकला कि जिसके डेल जी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी वो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी वो दूसरे को आराम से रिड्यूस कर देगा। तो ये इसका मेन काम यही है कि रिड्यूसिंग एजेंट को बताएगा कि ये इसे रिड्यूस करेगा या ये नहीं करेगा। तभी जो हमने रिडक्शन वाला किया था वो इसी पे बेस्ड है। इसी की हेल्प से हमने बताया था कि ये वाला इसके लिए बेस्ट है, ये वाला इसके लिए बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो जिसकी डेल जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी या जो जिसकी लाइन इलिंगम डायग्राम में नीचे होगा वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा इजिली। ठीक है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा? नंबर 4th पॉइंट है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, डेल जी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। केवल दो केस को छोड़ के, जो एक C+O2 गिव्स CO2 वाला और एक था CO+O2 गिव्स CO2। ठीक है, केवल दो केस को छोड़ने के बाद बाकी जो सारे केस हैं हमारे पास, उसमें क्या है, उसमें डेल जी को बढ़ाने से डेल जी की टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डेल जी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखो जो बैंड आता है, बैंड को हम कहते हैं यहाँ पे सडन चेंज। जो भी सडन चेंज होगा, सडन चेंज, जैसे लाइन ये जा रही थी, अचानक ये मुड़ गया तो ये सडन चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सडन चेंज का मतलब हुआ कि उसका फेज चेंज हो गया, फेज चेंज हो गया। फेज का मतलब क्या हुआ? अगर कोई सॉलिड में है तो वो किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। कोई लिक्विड में है तो वो किस में चेंज हो गया? गैस में। या कोई गैस में है तो सॉलिड या लिक्विड में चेंज हो गया। यानी ये एक बैंड आपको ये बता रहा है कि पहले अगर वो लिक्विड में था तो या तो सॉलिड या गैस में वो चेंज हो गया। तो इसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर एक पॉइंट में पूछ लिया आपको, जैसे सपोज करो ये लाइन है, अब एक लाइन कार्बन की जा रही है, सी की जा रही है इस तरीके से, और ये जा रही है CO की। तो इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। यहाँ पे वो टेम्परेचर दे देगा, ठीक, 10073 केल्विन। अब देखो मैंने कहा जिसकी लाइन नीचे होगी वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ 1073, अब ये यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे दोनों कट मिल गए, तो अब कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कार्बन या CO? आप क्या बोलोगे बताओ? देखो पहले अगर लो टेम्परेचर रखा तो CO का ग्राफ नीचे है, CO देखो ये जा रहा है, तो CO बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा लो टेम्परेचर पे, क्योंकि लो टेम्परेचर में CO नीचे है इलिंगम डायग्राम में। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर में CO क्या होगा? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और हाई टेम्परेचर रखेंगे तो कार्बन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में देखो कार्बन का लाइन नीचे आ गया, तो जो भी नीचे होगा लाइन में वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन वो क्वेश्चन क्या करेगा आपसे, वो बोलेगा इस पॉइंट पे बताओ जहां पे दोनों मिल रहे हैं, अब इसमें से कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कार्बन या CO? हाँ दोनों नहीं अभी। और इसके अलावा हेमंत, अंबिका, और इसके अलावा आंसर दो, श्रुति, यामिनी, आपको क्या लगता है? अपना दिमाग लगा के बताओ कि ऐसा होना चाहिए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है कि देखो यहाँ पे 173 केल्विन पे
क्या होगा, दोनों मिल रही है, दोनों लाइंस आपस में मिल रही है। तो इस पॉइंट में, इसमें टेम्परेचर हमने देखा 1073 केल्विन है, तो इस टेम्परेचर में कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सी या सीओ? तो इसका आंसर है, बताओ, लास्ट ऑप्शन, लास्ट आंसर, इसका आंसर है सीओ। सीओ इज राइट आंसर। ध्यान रखना, जो भी पहले नीचे होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू अदर। ध्यान रखना, कभी भी ये कंफ्यूज करता हो आपको, यहाँ पे हर एक कंफ्यूज हो जाएगा। वो ग्राफ भी दे देता है कई बार आपको, और बोलेगा इस पॉइंट में बताओ जहां पे दोनों मिल रहे हैं, तो जो ग्राफ जिसका नीचे होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। यानी सीओ 100 1073 केल्विन टेम्परेचर में सीओ इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू सी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपके पास, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देता है, तो हर एक क्या होता है वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। ऑब्वियस बात है कि कंफ्यूज होना ही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में जिसका ग्राफ नीचे होगा उससे हम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मानेंगे एज कंपेयर टू अदर। समझ में आ गया? बताओ, क्लियर है? यस सर। आप देखो, एक और क्वेश्चन वो पूछता है आपसे कि जैसे मैंने 3-4 एग्जांपल दे दिए, एक वो दे देगा ये बोलेगा, अभी हमने कहा था Mg है प्लस O2 गिव्स MgO। दूसरा दे देगा एल्युमिनियम Al2O3, ठीक है, Al कंबाइंड हो जाता है, Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। ये दोनों मैंने आपको बताया था। ऊपर वाला ग्राफ है Al का, नीचे वाला ग्राफ है Mg का, और यहाँ पे वो टेम्परेचर दे देगा आपको 1173 केल्विन दे दिया सपोज, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा कि बताओ बिलो 1173 केल्विन विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एल और Mg? अब रिप्लाई करके बताओ मुझे, बिलो 1173 केल्विन विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या सुटेबल? ओके, अंबिका राइट आंसर है। और इसके अलावा सोचो इसमें क्या आंसर हो सकता है। श्रुति राइट आंसर है। और हेमंत राइट आंसर है। यामिनी राइट आंसर, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है Mg। ध्यान रखना, जो नीचे ग्राफ होगा, जिसका ग्राफ नीचे होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। यानी इसमें क्या होगा, Mg रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो किसको रिड्यूस कर देगा, Al2O3 ऑक्साइड को। ध्यान रखना, वो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, ये बन जाएगा Al प्लस MgO बन जाएगा। ये रिएक्शन कब होगी, बिलो इसमें। अगर मैंने कहा एबव एबव above 1173 Kelvin, which one is best reducing agent, एल्युमिनियम और Mg? तो क्या आंसर होगा आपका, above 1173। हाँ, हेमंत ने सही आंसर दिया है। अगर मैंने टेम्परेचर को 1173 से आगे बढ़ा दिया, यामिनी सही आंसर है, अंबिका राइट आंसर है, और श्रुति, तो इसका आंसर हो जाएगा Al। ठीक है, अब क्या होगा रिएक्शन देखो, अब MgO, जिसको रिएक्शन करना है उसका ऑक्साइड लेना है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो Al के फॉर्म में होगा, एलिमेंटल फॉर्म में होगा। अब ये किसको चेंज करेगा, Al2O3 प्लस Mg बन जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी जो रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट होगा वो अकेला होगा, और दूसरा ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, मेटल ऑक्साइड में, तो ये रिडक्शन फिजिबल हो जाएगी। और अगर मैंने कहा बताओ एग्जैक्टली एट 1173 केल्विन टेम्परेचर पे अब कौन सी रिएक्शन होगी फिजिबल, अब मैंने पहले वाले को दे दिया 1 और दूसरे वाले को दे दिया 2, और नन ऑफ दिस, कौन सा होगा? अगर मैंने टेम्परेचर को 1173 केल्विन रखा है तो कौन सा आंसर होना चाहिए, पहली वाली रिएक्शन होगी या दूसरी होगी या नन?
टेम्परेचर अगर सर रखा एक बार है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए। अगर टेम्परेचर को मैंने फिक्स कर दिया, देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट मिल गए, देखो यहाँ से एल की लाइन आ रही थी, यहाँ से एमजी की लाइन आ रही, यहाँ पे मिल गई, और जहाँ पे मिल गए वहां पे टेम्परेचर है 1173 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे एग्जैक्टली 1173 केल्विन टेम्परेचर में कौन सी रिएक्शन होगी, 1 होगी या 2 होगी या फिर नन होगी? हाँ, अंबिका ने सही आंसर दिया है। इसके अलावा हेमंत, ओके, और ओके यामिनी, थर्ड वन, श्रुति बताओ अब, 1 2 या नन? ओके, तो इसका आंसर है फर्स्ट। देखो मैंने अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन कि अगर ठीक एग्जैक्टली इस पॉइंट में आप पहुंच गए तो उस कंडीशन में जिस जो लाइन नीचे होगी वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। ध्यान रखना, जब भी आपको जो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो वहां पे कंफ्यूजन होता है, और क्वेश्चन ये ज्यादा वही पूछता है क्योंकि यहाँ पे कोई बता नहीं सकता है कंफ्यूजन, क्योंकि दोनों साथ में आ रहे हैं इसीलिए। तो उसमें जो नीचे वाली लाइन होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है, यानी वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो एम जी यहाँ पे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। यानी जो हेमंत ने बताया था या अंबिका का शायद वो सही था, फर्स्ट वाला अंबिका ने सही बताया था। तो इसमें फर्स्ट का ध्यान रखो, ये कंफ्यूज करता है, इसीलिए मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जब भी इंटरसेक्ट होता है तो वहां पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों मिल गए लाइन, एमजी की भी और एएल की भी। तो वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो जिसकी लाइन नीचे है, तो एमजी की लाइन नीचे, यानी एमजी Al2O3 को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये लिंगम अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। AlMgC का क्वेश्चन पूछा हुआ है, CCO MgAl का ये क्वेश्चन पूछता है वो। तो ये क्लियर हुआ, और टेम्परेचर दे देगा आपको, और टेम्परेचर वाइज पूछता है वो। तो टेम्परेचर का ध्यान रखना है आपने। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, डेल जी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसमें जो कुछ मेटल होते हैं हमारे पास उसका प्लस में चले जाता है, उसमें कौन है, Hg, Ag एंड Au। देखो जब हम ये पूरा डायग्राम बना रहे थे तो हम यहाँ पे जीरो तक पहुंच गए, लेकिन जैसे Hg, Ag या Au ये यहाँ से कई बार प्लस में चले जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, कौन कौन से, Hg यानी मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, और Au मींस गोल्ड। ये कैसे चले जाएंगे, प्लस से भी ऊपर चले जाते हैं। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। तो ये तीन एलिमेंट होते हैं जो कहाँ चले जाते हैं, प्लस में ऊपर चले जाते हैं, जीरो की लाइन से ऊपर। बाकी ये नेगेटिव में, तो जो नेगेटिव में होगा वो स्पॉन्टेनियस होता है। तो कभी भी आपको आंसर करना होगा तो ध्यान रखना, आप क्वेश्चन कई बार ये डायग्राम नहीं देगा आपको, आपको सिर्फ पूछ देगा कि एट 687 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको पता है लो टेम्परेचर में CO इज मोर। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, तो आप कहोगे कि आंसर में क्या लिखोगे, डेल जी नॉट वैल्यू ऑफ CO इज मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। ध्यान रखना, कोई भी आंसर आ जाए, अगर आपको ये पता चल गया कि ये वाला बेस्ट आंसर है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक ही आंसर होगा उसका कि उसकी डेल जी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू अदर। किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में। बस एक ही आंसर है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो जाए, आंसर सिर्फ यही है। जैसे मैंने अभी कहा आपको Al और Mg है, और हमें पता है कि Mg के लाइन नीचे होती है 600 डिग्री सेल्सियस में, तो बोलेगा कि इसमें बताओ कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप बोलोगे Mg और वो लिख देगा Y। तो हमारे पास एक ही आंसर है, जो डेल जी नॉट की वैल्यू है वो Mg की मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है एज कंपेयर टू Al। बस एक ही आंसर है, यहाँ पे नाम चेंज करना है, रीजन सेम होगा। जिसकी डेल जी की वैल्यू, डेल जी नॉट की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
ठीक है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो आंसर एक ही होगा। या वो क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि बताओ mg, देखो सबसे ज्यादा, सबसे नीचे लाइन किसकी, mg की, यानी mg सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये Fe को रिड्यूस कर देता है y। तो हमारे पास एक ही आंसर होगा कि जो डेल जी नॉट की वैल्यू है mg की, वो मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है एज कंपेयर टू Fe। तो दैट इज वाई mg इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू आयरन। तो ये समझ में आ रहा है आपको? ये क्वेश्चन कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछा हुआ क्वेश्चन है और MgAl में पूछ लेता है, तो आपको किस तरीके से इसे आंसर करना है उसका लैंग्वेज ध्यान रखना है। तो रीजनिंग में भी आ सकता है ये। क्लियर है? यस सर। अब देखो इसकी लिमिटेशन क्या है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे परसों से। अब लिमिटेशन बता देता हूं मैं। इसकी दो लिमिटेशन है इलिंघम डायग्राम की। पहली क्या है, देखो ये तो बता सकता है, ये तो बता देगा कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यानी फिजिबल है, फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस, या नॉट फिजिबल है, नहीं होगी। लेकिन ये क्या नहीं बता सकता, देखो ये नहीं बता सकता है काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि ये काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन को जो थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का तो टाइप है, डेल जी डेल एच किस में आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या नहीं बता सकता था, काइनेटिक्स मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को, कि किस स्पीड से चल रहे हैं हम, उसे नहीं बता पा रहा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने बोल तो दिया कि सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैंने ये नहीं बता पाऊंगा कि कब तक हो रहे हैं, यानी मुझे अपनी स्पीड का पता नहीं चल रहा। तो काइनेटिक्स मतलब स्पीड, किस स्पीड से चल रहे हैं। आप बोलोगे मैं यहां से घर पहुंचूंगी, लेकिन किस स्पीड से कितने बजे तक पहुंच जाओगे, तो ये कैसे पता चलेगा, स्पीड से पता चलेगा। तो ये काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, यानी स्पीड नहीं बता पाता कि ये रिएक्शन कितने देर में खत्म होगी, तो ये नहीं बता पाएगा। ये सिर्फ ये बता देगा कि देखो mg इसको रिड्यूस कर देगा, ये mg के साथ अगर आप करोगे तो हाँ ये रिएक्शन हो जाएगी, यस ये इसको रिड्यूस कर देगा। लेकिन कितना टाइम लगेगा इससे, तो ये नहीं बता पाएगा, यानी काइनेटिक्स नहीं बता पाता कितने टाइम लगेगा। वो मेन होता है कि मैंने कहा आपको, मैं आपको कोर्स खत्म कर दूंगा, कितना टाइम लगेगा ये मैं अगर नहीं बता पा रहा हूं तो क्या होगा, आपको भी डाउट होगा कि अच्छा। तो काइनेटिक्स मेन है, तो ये काइनेटिक्स नहीं बता पाता कि कितना टाइम लगेगा रिएक्शन में। ये बता देगा हाँ ये रिएक्शन हो रही है। अगर मैंने इसको अपोजिट कर दिया, आप बोल के ना ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, ये तो आप बता दोगे आराम से। लेकिन आप ये नहीं बता पाएगा कि कितना टाइम लगेगा, यानी काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये इसकी पहली डिमेरिट्स है। दूसरी डिमेरिट्स क्या है, देखो दो ही है इसमें। आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा डेल जी इज इक्वल टू माइनस, आपको किसी को रिएक्शन याद हो तो -RT ln K, यानी इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल जी और के में रिलेशनशिप तो है हमारे पास, ठीक है, डेल जी और के में रिलेशनशिप है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln K। लेकिन ये इक्विलिब्रियम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, इक्विलिब्रियम के बारे में इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अगर मैंने कहा एट इक्विलिब्रियम में इलिंगम डायग्राम बताओ, तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। यानी इक्विलिब्रियम जबकि रिलेशनशिप है, हम उसे फॉर्मूला भी दे रहे हैं, लेकिन ये इसमें वैलिड ही नहीं हो रहा है, इसमें अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए वैलिड नहीं हो पा रहा है, नॉट वैलिड, यानी यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकल पाएगी इससे। तो ये दो चीज की इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाता है। पहली इंफॉर्मेशन काइनेटिक ऑफ रिएक्शन, किस स्पीड से रिएक्शन होगी, और दूसरा अबाउट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका कितना आएगा, उसको ये नहीं बता पाता। तो इसकी दो ही डिमेरिट्स है। बाकी ये बता देगा कि हाँ ये रिएक्शन होगी या ये नहीं होगी। जैसे मैंने कहा आपको कि mg बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मैंने कहा mg प्लस FeO, तो आप बोलोगे यस ये रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि mg का लाइन नीचे है, क्योंकि mg की लाइन यहाँ जा रही है और Fe की लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो Fe बेकार रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया Fe प्लस MgO, तो आपको पता है कि Fe की लाइन ऊपर है और Mg की लाइन नीचे है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि Fe है जो वो MgO को रिड्यूस नहीं कर पाएगा।
तो आपने तो बता दिया कि रिएक्शन नहीं होगी, और ये रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि Mg इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर FeO, बट Fe इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर MgO। ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये इसको आराम से बता देता है, और इसी से हमें रिड्यूसिंग एजेंट का पता चल जाता है कि ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और ये पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस नहीं कर, और जो लाइन के नीचे है वो आराम से दूसरे को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो यहां तक इलिंगम डायग्राम खत्म होता है। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं रिपीटेडली 2-3 इयर्स अभी बैक टू बैक, तो इसीलिए से पढ़ लेना आज। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे पूछो। एनी डाउट? कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो मुझे पूछो, और आज मैं इससे ऑफ करता हूँ, नहीं तो। एनी डाउट? सर जितने मेटल्स होते हैं ना वो सब मतलब उनकी जो डेल एस की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। नहीं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, Hg हो गया है, AgAu होता है, उसकी पॉजिटिव में चली जाती है, बाकी जनरली नेगेटिव में ही होती है। ओके सर। HgAu एंड Ag ये 0 के आसपास से स्टार्ट होते हैं और ये प्लस में चले जाते हैं जैसे आप हीटिंग करोगे तो, और लेकिन बाकियों का लगभग नीचे रहता है। हीटिंग करने से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, जैसे हम हीटिंग करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में नीचे ही रहेगा। ठीक है, और कोई क्वारीज? हाँ, N2O है जो मेटल ऑक्साइड, क्या होता है? बेसिक होगा, बिल्कुल, क्योंकि MgO प्लस H2O क्या करेगा? NaOH बना देता है। Na2O प्लस H2O तो NaOH बनेगा जो बेस होता है, इसीलिए बेसिक ऑक्साइड है। तो Na2O इज बेसिक ऑक्साइड, यानी कोई भी मेटल ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा ऑलवेज, और कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा। और कोई क्वारीज? तो आज क्वेश्चन सॉल्व करने आपने, कल परसों से हम उसे करते हैं। ठीक है, तो आज मीटिंग खत्म होने ही वाली है, तो मैं ऑफ करता हूँ इससे। ठीक है, बाय बाय एंड